नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको कहते हैं विद्युत रसायन। उसके हम टॉप 10 एमसीक्यू आज करने वाले हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली कंसिस्ट ऑफ a cathode and anode. Which of the following statement is correct with respect to the cathode? अब आपको बताना है कैथोड के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू कैथोड। आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ को। बाकी फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारा ऑक्सीडेशन, वो तो एनोड पे होता है, नेगेटिव साइन को भी एनोड से डिनोट करते हैं। और जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है इंसुलेटिंग मटेरियल, वो तो रॉन्ग ऑप्शन है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी, इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a generally used electrolyte in the salt bridge used to connect the two half cells of an electrochemical cell। तो आपको बताना है जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा होता है? तो आपको पता है एगर एगर भी होता है, KNO3 भी होता है और KCl भी होता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर नहीं होता है। तो हमारा आंसर डी होने वाला है, ZnSO4। तो ZnSO4 जो है वो सॉल्ट ब्रिज में नहीं होता है, बाकी ये तीनों के तीनों सॉल्ट ब्रिज में होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में नॉट पूछा हुआ था, तो हमने नॉट का आंसर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ZnSO4। तो अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स does not affect the electrode potential of an electrode। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं करता है। तो आपको दिख रहा होगा ये सारे ऑप्शन, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये मैं बता देता हूँ। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड की प्रकृति, वो तो इफेक्ट करती है। टेम्परेचर भी करता है, मोलैरिटी भी करती है। लास्ट में आपको देख रहा होगा साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये आंसर हमारा करेक्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का जो आकार है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करता है। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट सेकेंडरी सेल। तो आपको बताना है इन सेल्स में से कौन सा हमारे पास सेकेंडरी सेल नहीं है। तो आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। तो आपको पता है इन चारों में से जो हमारा लेक्लांसी सेल है वो प्राइमरी सेल होता है। लेक्लांसी हमारा प्राइमरी सेल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेक्लांसी सेल। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, which of the following conditions are satisfied when the cell reaction in the electrochemical cell is spontaneous। तो आपको बताना है स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन खुद से होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। अब जिसने 11th में थर्मोडाइनेमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आंसर भी बता पा रहा होगा कि भाई डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, कि जो हमारा डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी हमारी होती है, अगर वो नेगेटिव होगी यानी 0 से कम होगी तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। इससे हम क्या पता करते हैं, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू MnO2 इज। तो आपको बताना है MnO4 माइनस से MnO2
में जो चेंज हुआ उसके लिए कितना फेराडे की हमें ज़रूरत होगी ये चेंज करने के लिए, ये रिडक्शन करने के लिए। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इतना ज़्यादा इसको वैसे भी सॉल्व करने की तो ज़रूरत है नहीं। आप देख सकते हैं कि MnO4- यानी कि हमें मैग्नेट आयन से पर मैग्नेट आयन में अगर हमें जाना है MnO4- से MnO2 में जाना है, तो आपको पता है 3 का अंतर आने वाला होगा, क्योंकि आप Mn की जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +7 से +4 में जा रहा होगा, और +7 से +4 में जाने के लिए 3 का चेंज आएगा। ठीक है, तो आपको पता है भाई 1 मोल के लिए 1 फेराडे लगता है, तो 3 मोल के लिए क्या लगेगा, 3 फेराडे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 3 फेराडे। तो आपको ध्यान रखना है इसको, 3 फेराडे, हर 1 मोल के लिए 1 फेराडे और 3 मोल के लिए 3 फेराडे। क्यों? क्योंकि Mn+7 से Mn+4 में जा रहा होगा रिडक्शन। ओके, तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज टू मेक फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल बनाने के लिए हमें इनमें से कौन सी रिएक्शन की ज़रूरत होती है। तो आपने ये चारों रिएक्शन पढ़ ली होगी, पॉज करके आप देख सकते हैं। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि हम H2 और O2 गैस को डालते हैं और H2 हमें लिक्विड में मिलता है। ये हमारे पास फ्यूल सेल में होता भी है, जो कि हम इजीली बना भी पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2H2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल्स टू 2H2O लिक्विड। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको बताना है वीक इलेक्ट्रोलाइट जब हमारे पास होगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होने वाला है। तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी, तो वो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, यानी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, नो चेंज होगा यानी कोई भी चेंज नहीं होने वाला, या फिर रिमेन सेम यानी कि जो शुरुआत में थी वही रहने वाली है। तो हमारा आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे वहाँ पे, क्योंकि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बहुत धीरे 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 डिसोसिएट होता है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ X, Y and Z metals are 0.34 volt, 0.80 volt and -0.45 volt. Mention their order of strength as reducing agent. तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में इनको लगाना है। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, तो आपको पता है माइनस में जो वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, माइनस की वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी, या आप माइनस में देखोगे माइनस में जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो माइनस में सबसे एक ही वैल्यू हमारे पास है, वो है -0.45। तो ये सबसे अच्छा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है, जो कि Z की वैल्यू है। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, Z इज ग्रेटर देन X इज ग्रेटर देन Y। क्योंकि प्लस में वैल्यू देखो, या तो माइनस में वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या फिर प्लस की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो प्लस की वैल्यू किसकी, X की कम है Y से। Y की तो 80 है ना, 0.80, और X की 0.34। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Z इज ग्रेटर देन X और ग्रेटर देन Y। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, जो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच सेल डिफर फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सेल डिफरेंट होने वाला है। तो भाई आपको पता है हमने 2 टाइप के सेल पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको पता है ये तीनों जो सेल हमारे पास हैं, कौन से वाले, स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल और लेक्लांसी सेल, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल हैं। और जबकि जो ऑप्शन बी हमारे पास है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वो इस वाले प्रिंसिपल पर वर्क नहीं करता है, तो यानी उसका प्रिंसिपल अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम आपके लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन देते हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी यूनिफॉर्म कंडक्टर इज। तो आपको बताना है जो हमारे पास कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस के लिए कौन सा रिलेशन रहने वाला है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, आप पॉज करके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन टू इट्स लेंथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इट्स लेंथ, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। आपको ये सब ऑप्शन को पढ़ लेना है और आपको अपना आंसर बता देना है कि क्या आंसर है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।